इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूँ, आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए, और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए ये पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे, और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे, और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी।
वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल्स विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर्स मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी या आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर्स शिकार किया करते थे, जिसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर्स रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर्स और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर्स ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर्स समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजनिया उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां ये उल्कापिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी
समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर्स, घुटन, आग और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू ही हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। मगर हमने इन 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और हर एक बीतते दिन के साथ ये और ज्यादा छोटा होता जा रहा है। और क्या आपको पता है, जुपिटर यानी बृहस्पति आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे सौर मंडल के बाकी सभी ग्रह 2 बार समा सकते हैं। हमें यकीन है आपको ये बातें पहले से पता नहीं होंगी। इसका कारण ये है कि पूरे सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी ही हमारा ग्रह है और हम बस इसी के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सौर मंडल के बाकी ग्रहों की जमीन, वहां का वायुमंडल, हवा, पानी और तापमान कैसा है और इन अलग अलग ग्रहों से हमारा सूर्य कैसा दिखाई देता है? आज हम आपको सौर मंडल के सभी ग्रहों की एक ऐसी सैर कराने वाले हैं जिसके बाद आप इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। साथ ही हम आपको एक एक ग्रह के रियल तस्वीरें और फुटेज भी दिखाएंगे ताकि आप इनका असली रूप देख सकें। तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनके नाम मरकरी बुध, वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून यानी वरुण है। चलिए अब एक एक करके इन सभी प्लैनेट्स की सैर पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की, तो सभी ग्रहों में सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। मरकरी सूर्य से सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। इसकी सतह चांद की तरह गड्ढों से भरी हुई है और ये कोई ऐसे वैसे मामूली गड्ढे नहीं है, बल्कि उल्कापिंड और धूमकेतु के गिरने से बने हैं। ये गड्ढे आकार में कई किलोमीटर तक लंबे और चौड़े गहरे भी हैं। मरकरी पर खोजे गए सबसे बड़े गड्ढे का व्यास करीब 1500 किलोमीटर है। कोई वायुमंडल ना होने की वजह से यहाँ दिन में तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि रात के समय -180 डिग्री को क्रॉस कर जाता है। इसलिए इस ग्रह पर इंसानों का ठहरना बिल्कुल नामुमकिन है। आकार में ये ग्रह हमारे पृथ्वी का 40% ही है और इतना ही नहीं, हर एक बीतते दिन के साथ ये श्रिंक होकर और भी छोटा होता जा रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले करीब 4 बिलियन सालों में यह ग्रह 14 किलोमीटर घट चुका है और इसके घटने की वजह है रात को पड़ने वाली सर्दी।
हैरानी की बात यह है कि सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होते हुए भी ये सौर मंडल का सबसे गर्म प्लेनेट नहीं है। चलिए अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह शुक्र यानी वीनस की तरफ, जो सूर्य से 108.2 मिलियन किलोमीटर दूर है। वीनस हमारे सौर मंडल के उन 2 अनोखे ग्रहों में से एक है जो अपने अक्ष पर उल्टा यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बनी कई किलोमीटर मोटी परतों से ढका रहता है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बनता है और सूर्य की गर्मी वायुमंडल में कैद होकर रह जाती है। यही वजह है कि इस ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस को टच कर जाता है। वीनस ग्रह पर कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं और इसकी सतह भी बड़ी बड़ी चट्टानों और ज्वालामुखी से निकले लावा से मिलकर बनी है। यहाँ का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 90% ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चलना हमें ऐसा महसूस होगा जैसे हम समुद्र के कई किलोमीटर नीचे चल रहे हों। यही वजह है कि इस ग्रह पर भेजा गया कोई भी मिशन या स्पेसक्राफ्ट ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाता। साथियों, वीनस के बाद बारी आती है हमारी पृथ्वी की, जो सौर मंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्योंकि हम अपने पृथ्वी के बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हैं, इसलिए चलिए इसकी बात हम नहीं करते। तो पृथ्वी के बाद बारी आती है मंगल यानी मार्स की। इस प्लेनेट की सतह और मिट्टी लाल रंग की है और स्पेस से देखने पर यह लाल रंग की गेंद के जैसा नजर आता है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम इंसानों को जीवन के पनपने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। यहाँ की जमीन में आयरन की मात्रा बहुत अधिक है और यही इसकी धूल और मिट्टी में भी पाया जाता है। यहाँ का वायुमंडल पतला और ठंडा है, जिसके चलते इसकी सतह पर पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। मंगल पर धूल भरी आंधी और तूफान आना आम बात है। सूर्य से करीब 228 मिलियन किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ का औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुँच पाता है। यहाँ की सतह हमारे पृथ्वी के चट्टानी और रेगिस्तानी इलाकों से काफी मिलती जुलती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद एक समय मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। दोस्तों, मंगल के बाद अब नंबर आता है बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह का, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके आकार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। जुपिटर एक गैस जायंट है, जिसका मतलब है कि ये कोई ठोस सतह वाला ग्रह नहीं है और ये ग्रह सिर्फ गैस है और उसमें मौजूद तरल से मिलकर बना हुआ है। जुपिटर का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में अमोनिया और मीथेन भी शामिल हैं। करीब से जुपिटर बेहद खूबसूरत और रंगीन दिखने वाला बादलों जैसा नजर आता है, लेकिन आप इनकी सुंदरता पर मत जाइएगा, क्योंकि इन बादलों में आप एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ग्रह की ओर, जिसे हम सैटर्न और शनि के नाम से जानते हैं। शनि ग्रह का ख्याल मन में आते ही सबसे पहले हमारा ध्यान इसकी बड़ी बड़ी रिंग्स पर जाता है। आपको बता दें कि ये छल्ले बर्फ के छोटे छोटे कणों और चट्टान के टुकड़ों से मिलकर बने हैं। जुपिटर की तरह ही शनि भी एक गैस जायंट है, यानी इसकी भी कोई ठोस सतह नहीं है और इसका वायुमंडल 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और मीथेन व पानी की बर्फ जैसे अन्य पदार्थों के अंश से मिलकर बना है। जुपिटर के बाद शनि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से अगर इसकी तुलना की जाए तो इसका व्यास 10 गुना ज्यादा है। शनि के बहुत सारे चंद्रमा हैं। अब तक इसके 80 से ज्यादा चंद्रमा खोजे जा चुके हैं और वैज्ञानिकों की खोज अभी भी जारी है। कैसिनी नाम के एक अंतरिक्ष यान ने शनि और इसके चंद्रमा का अध्ययन करने में 13 साल से ज्यादा का समय बिताया है। यही वो मिशन है जिसने शनि और इसके छल्ले से जुड़े रहस्यों को पहली बार उजागर किया था। हमारे सौर मंडल में सैटर्न के बाद बारी आती है यूरेनस ग्रह की, जिसे हम अरुण कहकर बुलाते हैं। वीनस के बाद यूरेनस ही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है, जिसके चलते इसे आइस जायंट भी कहा जाता है। इस ग्रह का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। यूरेनस का वायुमंडल 83% हाइड्रोजन और 15% हीलियम से मिलकर बना है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में मीथेन, पानी और अमोनिया के अंश भी मौजूद हैं।
यूरेनस का आकार हमारे पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। शनि की तरह यूरेनस का भी अपना एक रिंग सिस्टम है, हालांकि ये शनि के जितना प्रसिद्ध नहीं है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इन छल्लों की खोज पहली बार 1977 में की गई थी और फिर बाद में साल 1986 के दौरान वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हमारे सौर मंडल के 8वें यानी आखिरी ग्रह नेपच्यून, जिसे वरुण कहा जाता है, इसके बारे में। यूरेनस की तरह नेपच्यून का भी अपना एक रिंग सिस्टम है और अब तक इसकी 5 रिंग्स को खोजा जा चुका है। व्यास की दृष्टि से देखें तो यह हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून का वायुमंडल 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और थोड़ी बहुत मीथेन गैस से मिलकर बना है। आकार की बात करें तो ये पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है और ये भी एक आइस जायंट है। इसकी वजह यह है कि इसका एवरेज टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जैसा कि हमने बताया, यह हमारे सौर मंडल का आखिरी ग्रह है, जिसके चलते सूर्य से इसकी दूरी 4.495 बिलियन किलोमीटर है। साथ ही हमारे पृथ्वी से भी ये 4.3 बिलियन किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि वॉयेजर 2 एकमात्र ऐसा मिशन है जो आज तक इस ग्रह पर भेजा गया है। तो दोस्तों,